नमस्कार दोस्तों, हम विश्व इतिहास आरंभ करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो रहेगा विश्व इतिहास की पृष्ठभूमि, है ना। एक खाका समझ लेते हैं, उसके बाद में हम पुनर्जागरण से टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं एक ऐसा अध्याय पढ़ाने जा रहा हूँ जो अगर पूरे विश्व इतिहास में मान लो 70 क्लासेस होती, मान लो, ऐसा नहीं बाद में आप कहोगे सर 80 कैसे हो गई या 50 कैसे हो गई, मान लो हो जाती है। तो 70 क्लासेज हो चाहे 80 क्लासेज हो, सारी क्लासेज में ये क्लास काम आने वाली है, ठीक है। तो ये पूरी पृष्ठभूमि है वर्ल्ड हिस्ट्री की जो आपको समझनी बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तभी हमें आगे के चैप्टर बहुत तरीके से समझ में आएंगे। इस बात को आप मानना और ये मत कहना कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि सिलेबस में कई चीज़ें नहीं भी होती है, लेकिन बेसिक ग्रामर सीखनी पड़ती है, तभी सिलेबस अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है विश्व इतिहास का, विश्व इतिहास की पृष्ठभूमि। विश्व इतिहास की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। विश्व इतिहास की पृष्ठभूमि समझेंगे कि विश्व इतिहास कैसे काम करता है, कैसे काम किया इसने, ठीक है। सबसे पहले मैं विभाजन कर लेता हूँ कि विश्व इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने? 3 भागों में बांटा जाता है। प्राचीन विश्व, जिस तरह से प्राचीन भारत है वैसे ही आपके प्राचीन विश्व भी है, ठीक है। और उसके बाद में मध्यकालीन विश्व, ठीक है, मध्यकालीन विश्व, ये मिडाइवल वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाएगा। और उसके बाद में है आपके आधुनिक विश्व, मॉडर्न विश्व वर्ल्ड हिस्ट्री, आधुनिक विश्व इतिहास, ठीक है। और प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ठीक है। अब आधुनिक में भी आजकल समकालिक वर्ल्ड हिस्ट्री और चल पड़ी, जो 1885 से लेके वर्तमान तक कर सकते हो। समकालिक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ए मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, तो उसको अलग से क्लासिफाइड करना ठीक नहीं होगा। तो विश्व इतिहास को भी भारत के इतिहास की भांति 3 भागों में बांटा जाता है। अब देखिए, इनके विभाजन का आधार पहले समझना आप। प्राचीन विश्व कहाँ से माना जाता है? आरंभ से। आरंभ हमेशा इतिहास का पाषाण काल से होता है, स्टोन एज से होता है, चाहे भारत का हो चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री का हो। मनुष्य की उत्पत्ति वगैरह ये सब चीजें उसमें आ जाती है। आरंभ से लेकर रोमन साम्राज्य के पतन तक, ठीक है। रोमन साम्राज्य के पतन तक। रोमन साम्राज्य का पतन विद्यार्थियों माना जाता है आपके 476 एडी, है ना, एडी, या इसको आप सीए बोल सकते हो, कॉमन एरा, सीई सॉरी, ठीक है। ये 476 ईस्वी तक रोमन साम्राज्य था, इसको भी मैं समझाऊंगा आगे। फिर आता है मध्यकालीन विश्व। मध्यकालीन विश्व विद्यार्थियों रहता है आपके 476 ईस्वी से लेकर और 1453 ईस्वी तक, ठीक है। 476 ईस्वी से 1453 ईस्वी तक, इस दरमियान इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। 2 भाग कौन से बांटे जाते हैं? एक आता है पूर्व मध्यकाल। जैसे भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो आपको पता है कि राजपूत काल को हम पूर्व मध्यकाल में रहते हैं, ठीक है। प्री एंड लेटर मिडाइवल एज, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, ठीक है। पूर्व मध्यकाल को माना जाता है 476 से लेकर 800 ईस्वी तक, और इसे माना जाता है 800 ईस्वी से लेकर
और 1453 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये मध्यकाल के भाग हो जाते हैं। उसके बाद में आता है आपके तीसरा भाग, आधुनिक विश्व। आधुनिक विश्व को हम मानते हैं 1453 से लेकर और से वर्तमान तक का विश्व। ठीक है, तो अब आप क्लासिफिकेशन समझ चुके होंगे कि प्राचीन विश्व कितना है, मध्यकालीन विश्व कितना है और आधुनिक विश्व कितना है। ठीक है, अब मैं आपको क्या करूंगा, पहले मोटी कहानी सुना देता हूं और उसके बाद में हम एक एक विश्व को है वो प्राचीन को अलग समझाता हूं, मध्यकाल को, फिर आधुनिक विश्व को। मैंने आपको कहा ना कि यह क्लास इतनी महत्वपूर्ण है कि आपके पूरे इतिहास में चलेगी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्रिएट होगी, बनेगी और आप इतिहास को बहुत प्यारे तरीके से समझ पाओगे। इसलिए इस क्लास को ध्यान से सुनना, लिखना बाद में, क्योंकि लिखने जितना इस क्लास में कुछ है नहीं, 2 या 3 पेज ही है। ये क्लास समझने की है ना। पिछली बार मैंने ये क्लास नहीं पढ़ाई थी, सीधा पुनर्जागरण से स्टार्ट किया था, है ना। अब मैं बात को शुरू कर रहा हूँ। देखिए, आप बात को समझना कि मैं है ना पहले कहानी सुना देता हूँ कि प्राचीन विश्व का जो आरंभ था वो पाषाण काल से माना जाता है। और अगर आप यूरोप की बात करेंगे, है ना, तो यूरोप की अगर बात करते हैं, यूरोप का मैप है ये, और यूरोप में ऊपर कुछ भी नहीं था, आदिम कबीले रहते थे, जनजातियां रहती थी जिनको कोई ज़्यादा मतलब नहीं था। यूरोप पूरा का पूरा यहाँ बसा हुआ था, इस एरिया में, है ना। ये इटली और ये जो क्षेत्र है, पहले सबसे पहले यूरोप यहाँ बसा हुआ था, ये यूनान में बसा हुआ था, ये यूनान का एरिया है। इसे अपन यूनानी सभ्यता कहते हैं, जो लंबे समय तक रही है। 3000 BC ईसा पूर्व से लेकर और लगभग 700 ईसा पूर्व तक आंकड़े आते हैं यूनानी सभ्यता के। फिर यूनानी सभ्यता का स्थान किसने लिया? रोमन सभ्यता ने। ये रोम है, इटली की राजधानी, और रोमन सभ्यता पावरफुल हो गई और यूनान की सभ्यता पावरफुल नहीं रही। रोमन सभ्यता 3 चरणों से गुजरी। सबसे पहले राजतंत्रात्मक शासन था, जो लगभग 700 से लेके 500 तक के आसपास रहा। फिर राजतंत्र के बाद में गणतंत्र आए, जो 500 से लेकर और लगभग आपके 22 से 23 ईसा पूर्व तक रहे। फिर साम्राज्यिक शासन आया, मोनार्की सिस्टम आया, जिसमें एक शासक बहुत पावरफुल हुआ करता था। सीजर, जूलियस सीजर, है ना, नीरो, कॉन्स्टेंटाइन, थियोडोसियस, ये सारे के सारे, तो ये बहुत मजबूत शासक हुए। तो ये मोनार्की सिस्टम शुरू हुआ है 23 से 27 BC से शुरू हुआ और 476 BC तक रहा। 476 BC तक रहा, तो 476 BC तक होली रोमन एम्पायर रहा। फिर क्या हुआ, उसके बाद में रोमन एम्पायर 476 से थोड़ा सा पहले ही थियोडोसियस के समय है वो रोमन एम्पायर के 2 भाग हो गए थे। एक भाग इसका इधर आ गया, जिसे हम बेंजेंटाइन एम्पायर कहते हैं, इस साइड में, और ये जो इलाका था ये सब, और इस साइड वाला जो भाग था ये रोमन एम्पायर कहलाया। पश्चिम का रोमन एम्पायर, पूर्व का रोमन एम्पायर। यूनानी सभ्यता तो कम्प्लीटली खत्म हो चुकी थी। पूर्व का जो रोमन एम्पायर था वो ये था, तुर्की वगैरह, इसे बेंजेंटाइन साम्राज्य कहते थे, और इसकी राजधानी जो है वो आपकी हुआ करती थी कॉन्स्टेंटाइन में, कॉन्स्टेंटाइनोपल, जिसे आजकल इस्तांबुल कहते हैं हम। ठीक है, और इनकी राजधानी थी वो रोम ही थी यहाँ पे। ठीक है, तो वेटेनियन यहाँ पे शासक था, थियोडोसियस यहाँ पे शासक था, और इस तरह से सिस्टम चल रहा था। और फिर 476 के अंदर ये जो पश्चिम जो रोम था, इसके ऊपर जर्मन कबीलों ने अटैक करके इसका पूरा मामला खत्म कर दिया, और रोमन साम्राज्य का पश्चिमी भाग हमेशा के लिए समाप्त हो गया, और बेंजेंटाइन साम्राज्य अभी भी जिंदा था। और जो पश्चिमी भाग खत्म हुआ जर्मनी और इसके अधीन, ये 476 ईस्वी थी। इसी दिन होली रोमन एम्पायर की समाप्ति की तिथि मानी जाती है, और यही तिथि यही तिथि जो है वो आपके, आप मान के चलिए कि यूरोप का या विश्व इतिहास का आपके प्राचीन काल पूर्ण होने की तिथि मानी जाती है, जिस दिन होली रोमन एम्पायर समाप्त हुआ था। ये होली रोमन एम्पायर था, ये बेंजेंटाइन एम्पायर था, दोनों रोमन साम्राज्य के भाग ही थे। तो ये खत्म हुआ, खत्म होते ही मध्यकाल शुरू हो चुका था। रोमन साम्राज्य को खत्म करने में ईसाइयों का बड़ा योगदान था, क्योंकि
यूनानियों का पतन रोमन ने किया। रोमन और ईसाई धर्म उस समय नया नया निकला था। ईसाई धर्म की उत्पत्ति यहूदियों से हुई थी। ईसा मसीह स्वयं यहूदी थे और यहूदी धर्म बड़ा ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स टाइप था, जिसमें विभिन्न सारी परंपराएं थी और इन परंपराओं में सुधार के लिए ईसा मसीह हुए थे। ईसा मसीह यहूदी थे और वो अपने धर्म में सुधार करना चाहते थे। जनता को सुधार पसंद नहीं थे और धार्मिक सुधार किसी को भी पसंद नहीं थे। तो फिर उन्होंने राजा पायलट से कहा कि या तो आप पद से त्याग पत्र दे दो, वो रोमन ही था, फिलिस्तीन भी रोम के अधीन था, या त्याग पत्र दे दो या ईसा मसीह को जो है आप सूली पे चढ़ा दो। तो उसने त्याग पत्र देने की बजाय सूली पे चढ़ाने का फैसला किया। सूली पे कैसे चढ़ाते थे? सूली पे इस तरह से चढ़ा देते थे, फिर ऐसे हाथों के कीले लगा लेते थे इधर इधर पूरे शरीर पे। कीलों से रक्त रिसता था, रिस के व्यक्ति बड़ी दर्दनाक मौत मरता था। ईसा मसीह इसी तरह से मरे और उसके बाद उनके जो अनुयायी थे वो सारे ईसाई कहलाए। तो ईसाइयों के रोमनों के बनती नहीं थी, रोमनों ने इस दंड दिया था उसको और यहूदी क्षेत्रों में ईसाइयों को बाहर निकाल दिया गया। जो ईसा मसीह के नियमों को फॉलो करता था वो ईसाई कहलाया। इन यहूदियों के से निकलने के बाद ईसाई यहाँ से आए थे, है ना, इस जगह से आए थे। अब ये ईसाई जब इधर एंट्री करने लगे, पीछे से यहूदी थे, इधर एंट्री करने लगे तो रोमन से इनकी टक्कर होती है। अब रोमन तो बहुत ताकतवर लोग थे, ईसाइयों के रोमनों के आपस में गजब लड़ाइयाँ चली और लास्ट स्थिति ये आई कि रोमन साम्राज्य के शासकों ने ये कह दिया कि कोई भी ईसाई दिखता है उसका सिर काट दो, मार दो उसको। और रोमनों ने कत्लेआम किया ईसाइयों का। ईसाइयों को देखते ही मारा जाता था, पुरस्कार दिए जाते थे। लेकिन ये संघर्ष चलता रहा। संघर्ष ऐसा चला कि रोमन साम्राज्य जो है धीरे धीरे इस स्थिति में आया कि राजा कॉन्स्टेंटाइन ने आपके ईसाई धर्म राजा ने ग्रहण किया, रोमन शासक ने ईसाई धर्म ग्रहण किया और ईसाई धर्म को मान्यता दी। और उसके बाद में क्या होता है कि ईसाई धर्म आपके प्रभावी हो जाता है, रोमन सभ्यता नष्ट होती जाती है और देखते ही देखते रोमन सभ्यता का स्थान ईसाइयों ने ले लिया। और फिर बेंजेंटाइन अभी भी था, बेंजेंटाइन साम्राज्य आगे चलता रहा और 1453 के अंदर तुर्की के शासक जो आपके उस्मानी शासक थे महमूद द्वितीय, उसने बेंजेंटाइन साम्राज्य पे अटैक किया और उसकी राजधानी कैस्टेंटाइनपोल या इस्तांबुल या कुस्तुनतुनिया जैसे हम कहते हैं उस पर अधिकार करके और बेंजेंटाइन साम्राज्य को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो जिस दिन पश्चिमी रोमन साम्राज्य गया उस दिन तो मध्यकाल शुरू हो रहा था और जिस दिन पूर्वी रोमन साम्राज्य गया उस दिन आधुनिक काल शुरू हुआ। और इनके बीच का जो काल था ये पूरा का पूरा मध्यकाल था। और मध्यकाल के अंदर फिर आपके यूं कहिए कि संघर्ष भी चले। इस समय धार्मिकता बहुत हावी थी, अंधविश्वास थे, सामंतवाद का दौर था, राष्ट्र नामक कोई इकाई नहीं थी, राजा भी नहीं थे, सामंत बड़े शक्तिशाली थे। इस समय धर्म युद्ध चल रहे थे, इधर ईसाई थे तो इधर मुसलमानों से साथ में क्रूसेड चल रहे थे, 8 बड़े क्रूसेड लड़े गए। और इस समय का जो दौर था ये चर्च की प्रधानता का दौर था, चर्च हावी था, जनता के हर निर्णय चर्च के द्वारा लिए जाते थे। तो मध्यकाल बड़ा डार्क एज कहलाता है। और जैसे ही कुस्तुनतुनिया का आधिपत्य जो है वो तुर्कों के हाथ में आया, उसके साथ ही रोमन साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो गया, ताकतवर रूप से खत्म हो गया था। फिर खाली नाम मात्र का रोमन साम्राज्य रहा था। वहीं से हम आधुनिक युग की शुरुआत मानते हैं और आधुनिक युग की शुरुआत होते धर्म का प्रभाव खत्म हो जाता है, रेनेसां का दौर शुरू होता है, वाणिज्य व्यापार में वृद्धि हो जाती है, राष्ट्र राज्य बनते हैं और कई प्रकार के शक्तिशाली शासक आ जाते हैं। समाज में भी 3 वर्ग स्थापित हो जाते हैं, उसमें क्लेरिजी से लेके नोबिलिटी से लेके और इस तरह से 3 वर्ग स्थापित हो जाते हैं। तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सब में चहुमुखी परिवर्तन देखने को मिलते हैं आधुनिक काल के अंदर। तो हम ये देखते हैं कि जो इतिहास है विश्व का इतिहास, इस इतिहास को अगर आप देखोगे तो आरंभ से लेकर और रोमन साम्राज्य के पतन, अब ये रोमन साम्राज्य कौन सा था? पश्चिम रोमन साम्राज्य के पतन तक प्राचीन विश्व था और फिर मध्यकालीन विश्व रहा। और 1453 में पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी, पूर्वी रोमन साम्राज्य को बेंजेंटाइन साम्राज्य कहते हैं, उसकी राजधानी कैस्टेंटाइनपोल पर है वो आक्रमण कर दिया गया। ये बेंजेंटाइन था, ठीक है। और बेंजेंटाइन 1453 में हमेशा के लिए समाप्त हो गया
और वहीं से आधुनिक विश्व का इतिहास जो है वो शुरू हो जाता है। तो अब आप देखिए इसमें, तो ये बात तो समझ में आ गई होगी इसमें क्या क्या हुआ था। इसमें यूनान की सभ्यता थी, रोम की सभ्यता थी और ईसाई धर्म का उत्कर्ष था, उद्भव था। इसमें क्या था, इसके अंदर आपके पूरे मध्यकाल में देखोगे तो सामंतवाद था, ईसाइयों का प्रसार था, इस्लाम का उदय हुआ था। इस समय धार्मिक आडंबर बहत थे, अंधविश्वासों का दौर था और चर्च हावी था, धर्म युद्ध हो रहे थे, डार्क एज थी, विज्ञान की कोई प्रगति नहीं थी, मानववाद पे कोई बात नहीं थी, सब कुछ धर्म धर्म और धर्म में सिमटा हुआ था। 1453 में कस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार होता है, बैजेंटाइन साम्राज्य हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और उसके बाद आपके पूरे विश्व में वैज्ञानिकता आती है, मानववाद आता है, आधुनिकता आती है, प्रेस आता है, चर्च का प्रभाव कम होता है, बौद्धिक वर्ग अस्तित्व में आता है, शासक शक्तिशाली होते हैं, जनता अपने अधिकार की बात करने लगती है और इस तरह से एक मॉडर्न एज जो है वो शुरू होती है 1453 के बाद और उसको हम आधुनिक विश्व कहते हैं। आधुनिक विश्व के अंदर पुनर्जागरण होगा, धर्म सुधार होगा, वाणिज्य का प्रसार वाणिज्यवाद के रूप में होगा और कई जगह राष्ट्र राज्यों का उदय होगा। इसके साथ साथ में आपके फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों में क्रांतियां होगी, इटली जर्मनी जैसे देशों में एकीकरण होने वाले हैं और फिर अपने हितों की लड़ाई लड़ेगी, उपनिवेशवाद होगा, साम्राज्यवाद होगा और इस दौरान है वो कई भौगोलिक नई खोजें होगी उपनिवेशवाद के कारण और देखते देखते पूरी दुनिया आपस में ये लोग लड़ पड़ेंगे एक दूसरे को कमज़ोर करने के लिए। वर्ल्ड वार होंगे, वर्ल्ड वार की क्षतिपूर्ति के लिए आपके हिटलर और मुसोलिनी जैसे फांसीवादी नेता होंगे, आर्थिक मंदियां आएगी, राष्ट्रसंघ की स्थापनाएं होगी और फिर सेकेंड वर्ल्ड वार होगा। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में शीत युद्ध का आरंभ होगा और 1992 के अंदर यूएसएसआर के पतन के साथ ही आधुनिक इतिहास भी खत्म मान लिया जाता है। फुकुयामा के एंड ऑफ हिस्ट्री का कंसेप्ट वहां से शुरू हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम प्राचीन विश्व को सबसे पहले समझेंगे, फिर मध्यकाल को समझेंगे और उसके बाद में हम समझेंगे आधुनिक विश्व को। तो मैं हेडिंग देता हूं सबसे पहले प्राचीन विश्व की। प्राचीन विश्व, ठीक है, प्राचीन विश्व इतिहास, ठीक है। देखना कि इसमें हम क्या देखेंगे कि पाषाण काल से लेकर और रोमन साम्राज्य के पतन तक, प्राचीन पतन तक का काल जो है वो प्राचीन विश्व इतिहास कहलाता है। काल से लेकर रोमन साम्राज्य का पतन तक का काल प्राचीन विश्व कहलाता है, इसमें निम्न गतिविधियां हुई। निम्न घटनाएं हुई। ऐतिहासिक घटना कह सकते हो, गतिविधि कह सकते हो। ठीक है, तो क्या हुआ देखो। पहली जो घटना हुई इस समय वो हम मानते हैं यूनान सभ्यता दीर्घ काल तक अस्तित्व में रही, दीर्घ काल तक अस्तित्व में रही। ठीक है, और क्या हुआ इस समय देखो। आपने अगर हीगल का नाम सुना हो तो हीगल ने एक कंसेप्ट दिया था, थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस। हीगल ने कहा था कि एक
थेसिस होगा, वाद होगा। इसके ठीक सामने जवाब में एंटीथेसिस आएगा, जैसे प्रतिवाद कहते हैं। और दिनों के परिणाम स्वरूप एक नया बिंदु निकलेगा, जैसे सिंथेसिस या संवाद कहते हैं। हीगल ने उदाहरण दिया कि थेसिस के रूप में यूनान की सभ्यता थी, इसके ठीक सामने एंटीथेसिस के रूप में रोम की सभ्यता थी, और इन दोनों के बीच में संघर्ष होता है और एक तीसरा तत्व निकलता है, जिसे हम आपके सिंथेसिस के रूप में ईसाई धर्म को मानते हैं। ठीक है ना। तो ये हीगल ने इसका उदाहरण भी दिया था। तो एक तो इस काल में यूनान की सभ्यता अस्तित्व में रहती है। अस्तित्व में रहती का मतलब इसी में खत्म हो गई थी यूनान की सभ्यता। उसके बाद में आती है यूनान सभ्यता का स्थान रोमन सभ्यता ने लिया। किसने लिया? रोमन सभ्यता ने लिया। ध्यान रखना, सबसे पहले कौन सी सभ्यता थी? यूनान की सभ्यता थी। कहाँ पे थी? तब आप कहोगे ये इस क्षेत्र में, आपके ये जो इलाका है, इसमें कौन सी पेन काम करेगी? रेड करेगी। ये जो इलाका था ये यूनान सभ्यता का, आपने सिकंदर वगैरह ये सब नाम सुने होंगे, ये सब यूनान से संबंधित हैं। और ये जो सभ्यता थी, ये कौन सी सभ्यता थी? रोम की सभ्यता। ठीक है। और ये आपके यूं समझ लीजिए कि ईसाई धर्म का उत्पत्ति केंद्र था। ईसाई धर्म उत्पत्ति। आपको जानकर हैरत होगी कि स्टार्टिंग में ये एक नंबर पे ये थी, ये दूसरे नंबर पे, और ये तीसरे नंबर पे। ठीक है। हीगल के अनुसार ये वाद, ये प्रतिवाद, और ये आपके संवाद। हीगल के अनुसार हीगल फिलॉसफी थी। और मैं आपको बता दूं कि ईसाई धर्म के यूरोप में आने से पहले ये पूरे कबीले लोग थे, कबीलाई जीवन था, यहाँ कोई धर्म नहीं था। ये ईसाई धर्म के आने के बाद में यहाँ पे है वो धर्म बने, उससे पहले धर्म ही नहीं था। फिर ईसाइयों ने रोमन्स का मामला खराब करके और पूरे क्षेत्र में ईसाई धर्म का प्रसार कर लिया। यूनानियों का खत्म किसने किया? रोमन ने। यूनान खत्म हो जाने के बाद ये पूरा इलाका रोमन साम्राज्य के अधीन था। ईसाई जब इधर आ रहे थे तो सब उनकी टक्कर सीधी रोमन्स से थी। इसलिए कहते हैं कि रोमन सभ्यता के पतन के पीछे क्या कारण थे। तब लड़ाई चली इस पे। रोमनों ने कहा कि रोमन सभ्यता का पतन ईसाइयों के कारण हुआ है। और ईसाइयों ने क्या लिखा? ईसाइयों के इतिहासकारों थ्यूसिडाइडिस, हेरोडोटस, पॉलीबियस, केटो, इन सब ने यही लिखा कि रोमन साम्राज्य का पतन हमारे कारण नहीं हुआ, बल्कि जर्मन जनजातियों और कबीलों के कारण हुआ है। तो उधर से इन्होंने अटैक किए, इधर से इन्होंने किए। इन्होंने कलम के बेस पे लिखा, इन्होंने कलम के बेस पे रोमन्स को मारना शुरू किया, और रोमन्स ने तलवार से इनको मारना शुरू किया। अब आप देखिए, उदाहरण देता हूं आपको मैं। हम नीरो के बारे में पढ़ते हैं कि नीरो बांसुरी बजा रहा था, रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। नीरो रोमन शासक था। अब आप देखिए, कहानी सुनिए। अब कहते यूं है, नीरो ने आरोप लगाया था कि नीरो ने कहा था कि रोम काफी पुराना हो चुका है, इसको थोड़ा नया करना है। इन्होंने क्या किया? ईसाइयों ने कहते हैं कि रोम में आग लगा दी। रोम में आग लगाई ईसाइयों ने, ऐसा रोमन इतिहासकार कहते हैं। और नीरो जो है, उस आग को बुझाने के लिए एक पहाड़ी पे, जब रोमन शासकों का घर होता था, वहां लोगों से हेल्प मांगने की कोशिश करता है। और रोम में हेल्प मांगने के लिए मुरली बजाई जाती थी, बांसुरी बजाई जाती थी, लोग हेल्प के लिए आते थे। तो रोम की आग बुझाने के लिए नीरो ने हेल्प के लिए बांसुरी बजाई थी, ऐसा रोमन इतिहासकार लिखते हैं। लेकिन ईसाई इतिहासकार क्या लिखते हैं कि नीरो इतना लापरवाह शासक था कि रोम जल रहा था और वो ऊपर मजे कर रहा था, बिल्कुल अय्याश जिंदगी जी रहा था, बांसुरी बजा रहा था। देखो, एक इतिहासकार ने
क्या लिखा है कि पूरे रोमन साम्राज्य के उस शासक की छवि खराब कर दी पूरी, और कलम के जरिए इनका ऐसा संघर्ष चलता रहा। तो हुआ क्या था? हुआ ये था कि यूनानियों का स्थान रोमनों ने लिया, और रोमनों का स्थान किसने लिया? ईसाइयों ने ले लिया। आगे बात को समझना आप, मैं इस वापस आता हूँ। यूनान सभ्यता का स्थान रोमन सभ्यता ने लिया। ये भी प्राचीन विश्व की एक घटना है। आगे क्या हुआ देखिए। कालांतर में ईसा मसीह कौन थे? यहूदी थे। ईसा मसीह के अनुयायियों को क्या कहते हैं हम? ईसाई कहते हैं। अनुयायियों, ईसाइयों व रोमनों के मध्य दीर्घकालिक संघर्ष चला। दीर्घकालिक संघर्ष चला। अंततः रोमन साम्राज्य का स्थान ईसाई धर्म ने ले लिया। और संपूर्ण कबीलाई यूरोप में, कबीलाई क्षेत्र ऐसे होते जिनका कोई धर्म नहीं होता, यूरोप में ईसाईयत का प्रचार किया। ईसाईयत का प्रसार किया। ठीक है, ये घटना भी आपके प्राचीन यूरोप की है, या प्राचीन विश्व की आप कह सकते हो। चौथी घटना क्या हुई इस समय? तो आप इतना समझ गए, यूनान की सभ्यता गई, रोम की सभ्यता आई, और ईसाई धर्म का प्रसार हुआ। ठीक है, चौथी घटना क्या हुई? रोमन साम्राज्य का विकास व पतन इस काल में हुआ। ठीक है, इस काल में हुआ। अब देखो, विकास तो आपको पता है, मैंने बता दिया कि रोमन साम्राज्य का विकास आपके यूनानी सभ्यता के स्थान पे हुआ था। लेकिन अब अपन पतन को थोड़ा सा समझते हैं। ये पतन इस प्रकार हुआ था, ये समझना थोड़ा जरूरी है। ये पतन निम्न प्रकार से हुआ। ठीक है, अब देखिए आप है ना, इसको समझना पतन हुआ कैसे। आप इसको लिख लीजिए, ये लिखना बेहद जरूरी है। अब देखिए आप नोट करके डाल सकते हैं हम इसको। रोमन साम्राज्य तीन चरणों से गुजरा। ठीक है, आपको ये सन वगैरह याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पहले फर्स्ट ग्रेड में सभ्यता और धर्म कोर्स में हुआ करते थे, बाद में हटा दिए गए। और हालांकि समग्र इतिहास में हम उस सभ्यताओं को भी पढ़ाते हैं, लेकिन अभी फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चर में है नहीं, तो उसमें वो हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे डिटेल से। तो रोमन साम्राज्य तीन चरणों से गुजरा। पहला जो चरण था वो था राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली। जब इस समय राजतंत्र है वो शासन अस्तित्व में था। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली, और ये बहुत अधिक नहीं रही, ये रही है आपके 753
बिफोर कॉमन एरा टू 509 BC। ठीक है, उसके बाद में आया गणतंत्रात्मक, जिसमें वो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली रही। और ये शासन प्रणाली रहती है 509 BC टू 23 टू 27 BC। ठीक है, और इसके बाद में फिर आता है आपके साम्राज्यिक शासन प्रणाली। साम्राज्यिक मोनार्की सिस्टम आप कह सकते हो प्रणाली। और ये आपके 23 या 27 BC से लेकर और 476 AD तक रहती है। ठीक है, अब आप इसको समझना। अब इस साम्राज्यिक शासन प्रणाली में क्या था? इस प्रणाली में कई शासकों ने शासन किया। इस प्रणाली में कई शासकों ने, जूलियन सीजर वगैरह सब इसमें आते हैं, शासकों ने शासन किया। ठीक है, कई शासकों ने शासन किया और इसी समय इनका ईसाइयों से टक्कर हुई। इसी समय रोमन ईसाई संघर्ष चला। बातें समझा चुका हूं, बस लिखवा रहा हूं अब। रोमन ईसाई संघर्ष चला। ठीक है, रोमन ईसाई संघर्ष चला। रोमन ईसाई संघर्ष चला। अब आप सोचिए कि इस पूरे काल में रोमनों के और ईसाइयों के बीच में संघर्ष चला, और इस संघर्ष की परिणति जो है, इस संघर्ष की परिणति यह हुई कि रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म ही स्वीकार कर लिया। शासक ने ईसाई धर्म स्वीकार किया। रोमन शासक कॉन्स्टेंटाइन इसकी जो काल अवधि रही वो 312 से 337 तक रही थी। 312 से 337 ये शासक रहा था। इस समय ने ईसाई धर्म स्वीकारा। मतलब आप समझ सकते हो कि इस समय तक आते आते ईसाई धर्म गजब मजबूत हो चुका था। ईसाई धर्म स्वीकारा तथा ईसाइयों को राज्य में मान्यता दी। धर्म को राज्य में मान्यता दी। तो अब स्थिति ऐसी थी, मान्यता दी। अब स्थिति ऐसी थी कि ईसाई धर्म जो है वो बहुत हावी हो चुका था, और रोमन साम्राज्य इस स्थिति में था नहीं कि ईसाइयों को एक प्रकार से वो वहां से निकाल सके। शासक बेहद कमजोर हो चुके थे। ईसाई यूरोप पूरे में फैल चुके थे। और अब आगे क्या होता देखिए, राज्य में मान्यता दी और ईसाई कमजोर होते गए। ईसाई कमजोर होते गए, सॉरी, रोमन कमजोर होते गए, सॉरी, रोमन कमजोर होते गए। ठीक है, फिर क्या हुआ? थियोडोसियस के काल में सम्राट थियोडोसियस के काल में गृह युद्ध हुआ।
गृह युद्ध हुआ तथा रोमन साम्राज्य 2 भागों में बंट गया। ध्यान से समझना आप, हम विश्व इतिहास की पृष्ठभूमि समझ रहे हैं। रोमन साम्राज्य का विभाजन 2 भागों में हो गया। विभाजन दो भागों में हो गया। ठीक है, अब देखो रोमन साम्राज्य का विभाजन 2 भागों में हुआ है। ये 2 भाग कौन से बने, अब आप इसको थोड़ा सा समझना। मैं अलग स्लाइड पे जा रहा हूं। 2 भाग कौन से हुए, इधर पश्चिम है तो इधर पश्चिम रोमन साम्राज्य, और इधर पूर्व है पूर्वी रोमन साम्राज्य। ठीक है, ये विभाजन जो है ये हो गया। अब आपको पता है कि जब साम्राज्य का विभाजन हो जाता है तो डेफिनेटली साम्राज्य कमजोर हो जाते हैं, और यही रोमन साम्राज्य के साथ में हुआ कि ईसाई संघर्ष का इतना प्रभाव पड़ा कि साम्राज्यिक शासन प्रणाली के अंदर रोमन काफी कमजोर हो चुके थे। और अब देखिए, जो पश्चिम रोमन साम्राज्य था इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? थियोडोसियस कर रहा था। थियोडोसियस का नेतृत्व था। ठीक है, इसका नाम बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? वेलेटियन कर रहा था। वेलेटियन का नेतृत्व। ठीक है, इसकी जो राजधानी थी वो कॉन्स्टेंटाइनोपल थी। इसकी राजधानी कस्तोंतुनिया जैसे हम कहते हैं, या इंग्लिश में कहे तो कॉन्स्टेंटाइनोपल, आजकल इस्तांबुल कहते हैं, इस्तांबुल। तुर्की। इसकी जो स्थापना ना ये कॉन्स्टेंटाइन ने करी थी। इनकी राजधानी कॉन्स्टेंटाइनोपल थी, ये वेलेंटियन का नेतृत्व था, और इसकी राजधानी रोम ही थी। इसकी राजधानी रोम ही रही। रोम थी। ठीक है, यह बेंजेंटाइन साम्राज्य कहलाया, ध्यान रखना। साम्राज्य कहलाया। ठीक है, अब मैं ये सारा बातें बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम आगे पढ़ने वाले हैं तो हर जगह फिर ये शब्द आते हैं, तो आपको मस्तिष्क क्लियर रहेगा कि इस शब्द का क्या मतलब है और इस शब्द का यूज यहाँ पे क्यों किया गया है। ठीक है, तो थियोडोसियस का नेतृत्व में ये रोमन हो गए। और अब देखो क्या हुआ। अब ये हुआ कि 476 ईस्वी में अब देखो पश्चिम का जो एरिया है ना, एक मिनट मैप किधर गया। अब जो इसके पश्चिम का एरिया है ना, ये इस साइड का हुआ है। इस साइड में इसके ऊपर जर्मनी आ जाता है। तो जर्मन कबीलों ने अटैक करके और पश्चिम का जो पवित्र रोमन साम्राज्य था उसको नष्ट कर दिया था। ठीक है, और इसी समय आपको पता होगा कि रोमन साम्राज्य के आखिर में आपके कैथोलिक चर्च बना दिया था ईसाइयों ने, और ईसाइयों ने चर्च की स्थापना कर ली थी, और ये फिर मध्यकाल में आ जाता है। ठीक है, उसको अपन आगे समझने वाले हैं। तो आप समझ लीजिए कि 476 ईस्वी में उत्तरी जर्मन कबीलों ने आक्रमण कर पश्चिम का जो, अच्छा इसका नाम रोमन साम्राज्य रहेगा, मैं कोष्टक में लिख लेता हूं।
ये रोम साम्राज्य ही रहेगा, ये बेंजीटाइन साम्राज्य कहलाएगा। ठीक है। आक्रमण कर रोम साम्राज्य का अस्तित्व खत्म कर दिया, साम्राज्य का अस्तित्व खत्म कर दिया, अस्तित्व समाप्त कर दिया, ठीक है। 476 ईस्वी में उत्तरी जर्मन कबीलों ने अटैक करके और इसका अस्तित्व समाप्त कर दिया, और यहीं से प्राचीन काल समाप्त माना जाता है। समाप्त माना जाता है वह आधुनिक मध्यकाल आरंभ माना जाता है। मध्यकाल आरंभ माना जाता है। ठीक है। ये बात उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गई होगी कि मध्यकाल का आरंभ है वो किस घटना से माना जाता है। ये तो बात होगी इधर की। अब देखो, बेंजीटाइन साम्राज्य अभी भी अस्तित्व में था और कस्तुनतुनिया इनकी राजधानी हुआ करती थी, और ये सिस्टम अभी भी ठीक चल रहा था। ठीक है। यहाँ पे अटैक किसका होगा? यहाँ पे अटैक होगा आपके इधर से तुर्की के शासकों का, है ना। यहाँ तुर्की के जो शासक थे, उस्मान शासक थे, उन्होंने अटैक किया, मोहम्मद द्वितीय ने अटैक किया और कस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। 1453 की बात है। और कस्तुनतुनिया जो कि बेंजीटाइन की राजधानी थी वो ध्वस्त हो गई, और 1453 में कस्तुनतुनिया की जो राजधानी थी, वो जो बेंजीटाइन की जो राजधानी थी, उसके ध्वस्त होते ही मध्यकाल समाप्त मान लिया गया और आधुनिक काल है वो शुरू हो गया था। ये कहानी और अच्छे से समझ में आएगी जिस समय मैं मध्यकाल और आधुनिक काल की विशेषताएं पढ़ा दूंगा। इस लेक्चर की पूर्णता के साथ ही पूरी कहानी समझ में आएगी, फिर आपको पुनर्जागरण भी ठीक से समझ में आएगा। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या हुआ। यह साम्राज्य संपूर्ण मध्यकाल में सक्रिय रहा। संपूर्ण मध्यकाल में प्रभावी रहा। वर्ष 1453 में जब तुर्की के उस्मान शासक मोहम्मद द्वितीय ने कस्तुनतुनिया पर आक्रमण कर अपना अधिकार कर लिया, अधिकार किया, तब बेंजीटाइन साम्राज्य अर्थात पूर्वी रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया। यहीं से आधुनिक विश्व का आरंभ माना जाता है। आरंभ माना जाता है। ठीक है। तो आधुनिक विश्व का आरंभ कहाँ से माना जाता है, किस घटना से, बेंजीटाइन साम्राज्य क्या है ना, ये सारी बातें कोशिश की है मैंने आपको समझाने की। लेक्चर को ठीक से समझेंगे ना तो मुझे लगता नहीं है कि आपको कहीं दिक्कत आएगी। ठीक है। तो अब आप देखिए कि किस तरह से रोमन साम्राज्य 3 चरणों से गुजरा
और ये जो 4 घटनाएं हैं ये प्राचीन विश्व इतिहास की घटनाएं हैं। देखो अभी तक हमने इस्लाम का कहीं जिक्र नहीं किया है, क्योंकि इस्लाम का उदय जो है वो 570 से 622 के बीच में पैगंबर मोहम्मद साहब का जो कार्यकाल रहेगा, जो उनका जीवन काल रहेगा, वहां पे अस्तित्व में आता है इस्लाम। तो इस्लाम का उदय और विकास दोनों मध्यकाल में जाएंगे। ईसाइयों का उदय तो इसमें जाएगा, और अब विकास जो है ये 400 के बाद बहुत अधिक तरीके से करेंगे ये लोग, ईसाई लोग। ठीक है, तो ये घटनाएं थी प्राचीन विश्व की। और मुझे बड़ा विश्वास है कि आपको जो है ये बिंदु जो है वो ठीक तरीके से समझ में आ गया होगा कि आरंभ से लेकर और पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन तक ये प्राचीन काल रहा। अब मैं बात करूंगा मध्यकालीन विश्व की। ठीक है, और शुरुआत करता हूं मैं अगली स्लाइड से। 1 मिनट, आप इसको लिख लेना, है ना। अब अपन मध्यकालीन विश्व की बात करते हैं कि मध्यकालीन विश्व की क्या क्या विशेषताएं रही। मध्यकालीन विश्व, इसमें क्या करेंगे हम, दोनों को साथ में लेंगे, है ना, पूर्वी और पश्चिमी दोनों को। मध्यकालीन विश्व की विशेषताएं, बड़ी विडंबना है। विडंबना ये है कि विश्व इतिहास केवल यूरोप का इतिहास मान लिया गया। इसमें न अफ्रीका का इतिहास आता है, न इसमें आपके एशिया का इतिहास आता है। ठीक है, कोई एक आधा नाम आता है, बाकी सारा का सारा जो इतिहास है विश्व इतिहास का मतलब यूरोप का इतिहास बना दिया गया है। तो ये थोड़ी सी विडंबना है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखिए मध्यकालीन विश्व इतिहास की क्या क्या विशेषताएं रही। पहली विशेषता ये रही, हम इसको ना ऐसे सीधे लिख लेते हैं, ईसाई धर्म का प्रसार हुआ और व्यापक पैमाने पे हुआ। ईसाईयत का प्रसार व्यापक पैमाने पर हुआ। इस बात को आप समझ सकते हो, क्यों हुआ होगा ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अब ईसाईयत पूरे यूरोप में घुस चुकी थी। रोमन शासकों ने तो खुद ने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था, अफ्रीका में घुस चुके थे ये, एशिया में भी घुसने की कोशिश कर रहे थे, वहां धर्म युद्ध हो गए। बाकी ईसाईयत ने एक प्रकार से व्यापक पैमाने पे इस समय जो है वो काम किया था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बिंदु था कि ईसाईयत किस तरह से आगे बढ़ा। पैमाने पे जब व्यापक प्रसार हुआ तो ईसाइयों के अनुयायी बढ़ गए, लाखों की संख्या में अनुयायी हो गए। तो इनको एक सूत्र में बांधना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। इस कारण इन्होंने क्या किया, 400 ईस्वी के अंदर रोम के अंदर एक कैथोलिक चर्च की स्थापना की। कैथोलिक इनकी कैथल चर्च से बने थे, तो कैथोलिक इनका चर्च मैन कहलाता। और रोम में इसकी स्थापना की। वो रोम वो है जो रोमन सम्राटों की राजधानी थी। रोमन सम्राट वे है जो ईसाइयों को देखते ही काटने का आदेश देते थे। अब आप इनके प्रसार की बातों को समझ सकते हैं। तो इन्होंने 400 ईस्वी के अंदर आसपास, है ना, ये सन इतने महत्वपूर्ण नहीं, बात महत्वपूर्ण है, कैथोलिक चर्च की स्थापना की। और 455 में इन्होंने क्या किया, पोप को उस चर्च का, रोमन कैथोलिक चर्च नाम से जो चर्च बना था, उसका सर्वोच्च सत्ता स्वीकार करी, ताकि वहां से जो भी नियम बनेंगे वो पूरे ईसाइयों को एक सूत्र में बांधे रखेंगे। तो ये जो कैथोलिक चर्च थे ये 450-55 के आसपास 5वीं शताब्दी में अस्तित्व में आ गए थे। और यहीं से आपके मध्यकाल शुरू होता है, क्योंकि इन्हीं चर्च की बदौलत पूरे आगे के 500 से लेकर 1450 मतलब लगभग 1000 वर्षों तक धार्मिक अंधकार रहा, डार्क एज रही थी। ठीक है, आगे लिखते हैं, पैमाने पे हुआ। इस कारण ईसाई अनुयायियों की तादाद बढ़ गई। जिन्हें एक सूत्र में बांधे रखने के लिए एकता जरूरी होती है।
जिन्हें एक सूत्र में बांधे रखने हेतु एक सूत्र में बांध रखने हेतु में कैथोलिक चर्च की स्थापना की गई। ठीक है। वर्ष 455 में पोप को इसका सर्वोच्च शासक स्वीकार किया। वर्ष 455 में, है ना, ये सन मोटे मोटे, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। पोप को इसका सर्वोच्च घोषित किया। तब से यह रोमन कैथोलिक चर्च कहलाया। कैथोलिक चर्च कहलाया। ठीक है, ये मध्यकाल की पहली विशेषता थी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको बातें समझ में आ रही होगी। पहली बात। दूसरी विशेषता क्या थी इनकी? दूसरी विशेषता ये थी कि इस्लाम का उदय हुआ और विकास शुरू हुआ। ठीक है, और इन दोनों के कारण धर्म युद्ध हुए। ये तीसरा परिणाम होगा इसके, इस काल की विशेषता होगी। ठीक है, मध्यकाल में पूर्व और उत्तर दोनों ही हम ले रहे हैं। इस्लाम का उदय व विकास हुआ, क्योंकि मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 में और 632 तक ये सारी चीजें जो है वो हो चुकी थी। अब देखो क्या हुआ। इस्लाम मध्यकाल में उत्पन्न हुआ था। इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम एकदम नया नया आया था। मध्य एशिया के अंदर पहले क्या रहते थे? कबीले रहते थे। कबीले मतलब ढाणियों में लोग रहते थे, अलग अलग, सब मूर्ति पूजक थे। अपने अपने कबीलों में अपनी मूर्ति पूजा किया करते थे। उसमें से एक कबीला था कुरैशी कबीला। हालांकि अभी मेरे इस्लाम पढ़ा हुआ काफ़ी टाइम हो गया। उस कुरैशी कबीले से थे मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद जिसे कहते हैं। उन्होंने इन सारे कबीलों को एक किया, मूर्ति पूजा छुड़वाई और फिर इन सबको एक करके और अपने जो ये सब अनुयायी बने, ये सारे इस्लामिक कहलाए, मुसलमान कहलाए थे। तो ये 6ठी शताब्दी की बात है, 6ठी-7वीं शताब्दी की। इस समय तक बड़े लेवल पर ईसाईयत फैल चुकी थी ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन समस्या ये थी कि दोनों पड़ोसी थे। पड़ोसी कैसे थे? इधर ईसाईयत थी, इधर सारे इस्लामिस्ट थे, और परिणाम होता है क्रूसेड के रूप में, धर्म युद्ध जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये धर्म युद्ध इस मध्यकालीन विश्व की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है। इसको अपन ऐसे कर लेते हैं, रुको। ठीक है, तीसरी विशेषता क्या होगी? क्रूसेड। धर्म युद्ध, अंग्रेजी में कहते हैं क्रूसेड, हिंदी में धर्म युद्ध कहते हैं, अंग्रेजी में क्रूसेड कहते हैं, इस्लाम में जिहाद कहते हैं। अब आप समझिए कि ये हुए क्यों थे, कब हुए थे, कितने हुए थे। धर्म युद्ध का वैसे तो मतलब ये होता है कि दो धर्मों के बीच में युद्ध होना। अब इसके दो कारण बताए जाते हैं। ठीक है, पहला कारण ये बताया जाता है कि जो फिलिस्तीन है, जहाँ जेरूसलम है, वो उस समय तुर्कों के अधीन था। ठीक है, तो इस फिलिस्तीन को प्राप्त करने के लिए, अर्थात जेरूसलम को प्राप्त करने के लिए इस्लाम और ईसाइयों के बीच में 8 बड़े क्रूसेड हुए थे, जो कि
1295 से लेकर 1291 के बीच में हुए थे। लेकिन ये टोटल हुए थे, लेकिन बड़े जो क्रूसेड थे वो 1296 से 1279 के बीच में हो चुके थे। इस तरह से 8 बड़े धर्म युद्ध हुए। पहला कारण ये बताया जाता है, और इसमें इस्लाम विजयी हुआ, ईसाई पराजित हुए थे। क्यों पराजित हुए? क्योंकि ईसाइयों के साथ में समस्या ये थी, सामंतवाद था, और सामंतवाद ने ही पराजित किया था। आगे हम और पढ़ेंगे सामंतवाद वगैरह में। और दूसरी बात इसमें ये थी कि जरूरी नहीं है कि इस्लाम के साथ ही हुए थे धर्म युद्ध। जब भी किसी भी राज्य में चर्च के विरुद्ध भावना भड़कती थी, या चर्च के किसी पोप या पदाधिकारी के आदेशों की अवमानना होती थी, तो उस समय भी ये लोग धर्म युद्ध घोषित कर देते थे। तो एक धर्म युद्ध के 2 कारण बताए जाते हैं। ठीक है, अब आप इसको समझना अच्छी तरीके से। 1295 से 1291, सॉरी 1195 से, ठीक है, के मध्य कई धर्म युद्ध हुए। जिनमें से 8 धर्म युद्ध प्रमुख थे, जो कि 1296 से, जो कि जेरूसलम, क्योंकि देखो जेरूसलम 3 धर्मों का केंद्र माना जाता है, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी। इन तीनों को अब्राहमिक कल्ट कहते हैं। अब्राहम से निकले हुए तीनों धर्म, पहले यहूदी निकला, फिर ईसाई निकला, फिर है वो इस्लामिस्ट निकले। तीनों को अब्राहमिक कल्ट माना जाता है, और तीनों की उत्पत्ति स्थल यहूदियों का, मुसलमानों का और ईसाइयों का जेरूसलम। आज भी जेरूसलम विवाद का केंद्र है, आपको ठीक से पता है ये सब। तो जो कि प्रमुख थे, जो कि जेरूसलम, कोष्टक में फिलीपींस लिख सकते हो आप, की प्राप्ति को लेकर इस्लाइयों व इस्लाम के मध्य 1196 से लेकर 1279, ये मेन 8 तो थे, इस अवधि में हुए थे। ठीक है, किसको लेके हुए थे? जेरूसलम की प्राप्ति को लेकर इनके बीच में हुए थे। ठीक है, के मध्य को युद्ध हुए। इसमें ईसाई पराजित हुए। ठीक है, ईसाई पराजित हुए। एक बात तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात आप ये ध्यान रखना इसमें कि जब किसी राज्य में चर्च के विरुद्ध भावना भड़कती थी, या चर्च के पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना होती थी, तब भी धर्म युद्ध हो जाते थे। तो ये जो थे ना 79 से 91 के बीच के, और ये ऐसी झड़पें चलती रही है। तो कुल मिला के इस पूरी अवधि में युद्ध हुए थे। लेकिन ये जो अवधि थी, इसमें मुख्य 8 युद्ध इस अवधि में लड़े गए थे। तो कई बार अवधि को लेके भी चिंता होती है आपको कि क्या माना, क्योंकि हर किताब में, हर वेबसाइट पे आपको अलग अलग आंकड़ा देखने को मिल जाता है। तो आपको इस प्रकार से आंकड़ों को लेकर बिल्कुल भी चिंता जो है वो नहीं करनी है, बड़े आराम से हो जाता है ये। 1100 सॉरी 1000 है ना, थोड़ा सा देख लेना आप। 1096 से लेकर है ना
तो थोड़ा सा देख लेना। हाँ, इसमें आप क्या लिखोगे, जब किसी राज्य में चर्च के विरुद्ध भावना भड़कती थी, या चर्च के पदाधिकारियों के मध्य के आदेशों की अवमानना होती थी, तब भी धर्म युद्ध हो जाते थे। धर्म युद्ध ने यूरोप में बहुत पॉजिटिव काम किया था, न केवल सामंतवाद को तोड़ा बल्कि पूर्व पश्चिम का संपर्क हुआ, पुनर्जागरण का एक कारण माना जाता धर्म युद्ध को। धर्म युद्ध एक प्रकार से ठीक सिद्ध हुआ था मध्यकालीन विश्व के लिए। तो ये क्रूसेड हुए थे, कई सारे हुए थे, आपको इसका भी ध्यान रखना है। और क्या विशेषताएं भी इस समय देखिए आप। चौथी विशेषता क्या थी, सामंतवाद, फ्यूडलिज्म जिसे हम कहते हैं। इसे मैनर प्रणाली कहा जाता है। मैनर इनके घर होते थे जो ऊंचे स्थान पे लिए जाते थे, है ना। और ये सामंतवाद ने लगभग 9वीं से लेकर और 13वीं शताब्दी तक सामंतवाद अस्तित्व में रहा था। हालांकि लंबा रहा था, लेकिन इस समय ये प्रभावी रहा। और गजब के अत्याचार थे, किसान दास थे उस समय। ये हुआ क्या था, रोमन साम्राज्य के पतन के बाद लोगों को सुरक्षा चाहिए थी, और सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, फ्यूड जो होते थे अपने आसपास, जो कोई मजबूत व्यक्ति था उसको अपना शासक स्वीकार किया और उनको कहा कि आप हमारी सिक्योरिटी करना, हम आपको टैक्स देंगे। तो जो छोटे किसान थे जिन्हें फीफ कहते थे, उन लोगों ने इनको अपनी सुरक्षा के लिए नामित किया था। धीरे धीरे ये मजबूत होते गए। इन्होंने बस्ती में थोड़ा सा ऊपर के क्षेत्र में अपना घर बनाया जिसे मैनर सिस्टम कहते थे, और फिर इन्होंने शासन करना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने अत्याचार भी शुरू कर दिए, व्यापारी परेशान, किसान परेशान। फिर धर्म युद्ध हुए ना, तब इस्लामिस्ट जो लोग थे वो बड़े ताकतवर थे, उनका काम ही लड़ना था, और इन लोगों ने कभी युद्धाभ्यास नहीं किया था। तो उनके अटैक हुए तो ये सामंत लोग झेल नहीं पाए, तो वो जीत भी गए और सामंतवादी व्यवस्था का पतन हो गया। यहाँ के लोग भी यही चाहते थे। फिर इन्होंने राजाओं को धन दिया, मध्यम वर्ग राजाओं के साथ खड़ा हुआ, व्यापारी राजा के साथ खड़े हुए, और जो शासक उस समय जो नाम मात्र का था, वो शासक जो है मोनार्की के रूप में एक शक्तिशाली राजाओं के रूप में सामने आया, और राष्ट्र राज्य का उदय हुआ था। सामंतवाद का पतन हो गया था। फ्रांस में आपके बुर्बो वंश, इंग्लैंड में ट्यूडर वंश। सामंतवाद का अंत जो है वो लास्ट में वार ऑफ रोजेज के साथ होता है, गुलाब के फूलों का युद्ध होता है एक, और जिसमें ट्यूडर वंश विजयी हो जाता है। उसके साथ ही इंग्लैंड में सामंतवाद खत्म होता है। तो सामंतवाद इस काल की एक अहम विशेषता रही थी। ये पूरा का पूरा जो काल था ये डार्क एज कहलाता था यूरोप में। क्या कहलाता था? डार्क एज कहलाता था। ठीक है, तो सामंतवाद इस काल की एक बड़ी विशेषता थी। इसके साथ साथ देखें तो इस समय गिल्ड बहुत मजबूत थे। गिल्ड क्या होते हैं? गिल्ड व्यापारिक संघ होते हैं, बड़े ताकतवर थे। एक चित्रकार कौन सा चित्र बनाएगा ये भी गिल्ड तय करता था। शिल्पी संघ कह सकते हो इसको, गिल्ड सिस्टम कहते। इस समय ताकतवर थे, बेहद ताकतवर थे। हर कला व्यक्ति इन गिल्ड के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकता। जैसा गिल्ड चाहते थे उनको वैसा ही करना पड़ता था। इसके साथ साथ में धार्मिक असहिष्णुता थी, है ना। इस समय धार्मिक असहिष्णुता थी।
असहिष्णुता थी, अंधविश्वास था, विज्ञान का अभाव था, विज्ञान व तर्क का अभाव था, विज्ञान व तर्क का अभाव था, और अगर कोई विज्ञान की बात कर लेता था तो उसको जिंदा तक जला दिया जाता था। ऐसी स्थितियां थी इस समय मध्यकाल के अंदर। और फिर आधुनिक काल शुरू हो जाता है। आधुनिक काल को हम अलग क्लास में करेंगे, काफ़ी समय हो गया, लंबी क्लास हो गई है, तो यहाँ तक की बातें आज हमने समझ ली है। अब हम आगे ले लेते हैं आधुनिक विश्व को, कि आधुनिक विश्व की क्या क्या विशेषताएं थी। ठीक है, अगली स्लाइड पे आ जाते हैं। आधुनिक विश्व की विशेषताएं। की विशेषताएं। ठीक है, तो मध्यकाल के बाद क्या हुआ, हालांकि आधुनिक विश्व को हम आगे समझने वाले हैं डिटेल से, क्योंकि आगे अपना 170-80 क्लासेज होने वाली, सारी आधुनिक विश्व की है वैसे, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया जो है वो आपको होना ज़रूरी है। देखिए, जैसे ही सामंतवाद का पतन हुआ वैसे ही जनता ने राजाओं पे भरोसा किया और शक्तिशाली राजतंत्र स्थापित हुए, और शक्तिशाली राजतंत्रों के साथ एक राष्ट्र राज्य की अवधारणा आई। जनता एक जनता के रूप में, राजा उनके शासक के रूप में, राष्ट्र राज्य नेशन स्टेट की अवधारणा आई। स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला बिंदु क्या आता है कि सामंतवाद के पतन के साथ ही नेशन स्टेट बने। इससे पहले राष्ट्र राज्य थे नहीं। ठीक है, राष्ट्र राज्य वे क्षेत्र होते जिसमें एक जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति के लोग रहते, एक राजा होता है, बाकी सारी पब्लिक होती है, एक राष्ट्र की सीमाएं बन जाती, राजधानी बन जाती है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था मध्यकाल में। आधुनिक काल में राष्ट्र बने, स्पेनिश भाषा वाले स्पेन बना, पुर्तगीज वाला पुर्तगाल बना, फ्रांसिस वाला फ्रांस बना, इंग्लिश वाला इंग्लैंड बना, पोलिश वाला पोलैंड बना। इस टाइप से सारे राष्ट्र राज्य बने, राष्ट्र राज्य अस्तित्व में आए, अस्तित्व में आए। साथ ही शासन करने के लिए, साथ ही शक्तिशाली राजतंत्र अस्तित्व में आया। तो सामंतवाद का स्थान किसने लिया था? शक्तिशाली राजतंत्रों ने लिया था। इसके आप उदाहरण लिख सकते हैं। सबसे पहले स्पेन का लिख सकते हैं, फ्रांस के बुर्बो वंश का लिख सकते हैं, इंग्लैंड के ट्यूडर वंश का लिख सकते हैं, है ना। इंग्लैंड का ट्यूडर वंश जो है वो आपके गुलाबों के युद्ध में जीतकर एक प्रकार से अस्तित्व में आया था। गुलाबों का युद्ध 32 वर्ष तक दो फैमिलीज के बीच में चला था, और 1455 से लेकर और आपके 32, और काउंट कर लो आप, 55 से 32 लिख सकते हो। 1455 और 32, 7, 8, 87, 1487 के मध्य वार ऑफ रोजेज, वार ऑफ रोजेज में ट्यूडर जीते तथा शासन में आए, सामंतवाद का इंग्लैंड में ऑफिशियली ये पतन था।
यह आधिकारिक रूप से पतन था। ठीक है, तो ये ऐसे उदाहरण है। तो आधुनिक काल की पहली विशेषता ये थी कि इस समय नेशन स्टेट अस्तित्व में आए, शक्तिशाली राजतंत्र अस्तित्व में आए और सामंतवाद का क्या हो गया था, पतन हो गया था। ये बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन था आधुनिक विश्व के अंदर। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ, सामंतवाद के स्थान पे मध्यम वर्ग आ गया और इसमें सामंतवाद के स्थान पर समाज में 3 नए वर्ग आए। समाज में मध्यम वर्ग अस्तित्व में आया, मध्यम वर्ग अस्तित्व में आया। मध्यम वर्ग में 3 कैटेगरी मानी गई थी। एक पुरोहित जिसे कलर्जी कहते हैं, एक सामंत जिसे नोबिलिटी कहते हैं, और एक आपकी थर्ड एस्टेट, तृतीय एस्टेट जैसे कहते हैं। ये मध्यम वर्ग में आ गए थे तीनों ही उस समय। ठीक है, मध्यम वर्ग अस्तित्व में आया और ये काफी पावरफुल वर्ग था। तीनों वर्ग हो गए। अब सामंतवाद ने समाज और राजनीति दोनों को प्रभावित किया। अभी आधुनिक काल में मध्यम वर्ग था, मध्यम वर्ग में इंटेलिजेंट लोग भी थे, सारे प्रकार के लोग उस समय आते थे। और इसके साथ साथ में व्यापार वाणिज्य में भी बड़े पैमाने पे इन्होंने परिवर्तन किए। ठीक है, इस समय सामुद्रिक मार्गों की खोज भी, सामुद्रिक मार्ग नए नए खोजे गए, है ना, क्योंकि कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद तुर्कों का अधिकार हो गया, पूर्व के साथ इनका कनेक्शन कट हो गया। पहले ये लोग क्या करते थे, पहले ये लोग आराम से इधर से जाते थे कॉन्स्टेंटाइन पोल होके और यहाँ से मसाले ले लेके आते थे। ये रास्ता बंद हो गया। तुर्कों ने कहा कि भाई इधर से जाओगे तो मारे जाओगे या फिर टैक्स देना पड़ेगा। लाखों रुपए का माल है वो करोड़ों रुपए में हो जाता था। तब इन्होंने नए रास्तों की खोज की, इस साइड से समुद्री मार्ग खोजे गए, है ना, नई भौगोलिक खोजें हुई और नई भौगोलिक खोजें हुई और नए समुद्री रास्ते खोजे गए। तो व्यापार वाणिज्य में भी क्या हो गई, वृद्धि हो गई। समुद्री मार्गों की खोजों तथा नवीन मार्ग, समुद्री मार्ग तथा नवीन क्षेत्रों, विशेषकर अमेरिका क्षेत्रों की खोजों से वाणिज्य में उन्नति हुई, वाणिज्य में उन्नति हुई। पहले ये सभी दबे हुए थे, सामंतन को कुछ नहीं करने देते थे, उन्नति हुई। भूमध्य सागर का स्थान अब अटलांटिक महासागर ने ले लिया। पहले अफ्रीका, एशिया और यहाँ था। अमेरिका की खोज के बाद पता चला कि एक नया महादेश भी है, नया पूरा का पूरा विश्व है, वहाँ व्यापार होना शुरू हो गया। तो कहते हैं कि अटलांटिक महासागर ने किसका स्थान ले लिया, भूमध्य सागर का स्थान अटलांटिक महासागर ने ले लिया। महासागर ने ले लिया। सागर ने लिया। ये सारे चेंजेस जो है, सारी विशेषताएं किसकी है, ये आधुनिक विश्व की विशेषताएं। आप इसको लिख लो और देखिए क्या क्या फर्क पड़ा। कैथोलिक चर्च के विरुद्ध भावनाएं भड़की और आपको पता होगा पूरा धर्म सुधार आंदोलन हुआ और प्रोटेस्टेंट चर्च नए बने। कैथोलिक चर्च के विरुद्ध भावनाएं भड़की, लोग जागरूक हो चुके थे, लोग धर्म के चोले से मुक्त होना चाहते थे। भावनाएं भड़की, धर्म सुधार आंदोलन हुआ। धर्म सुधार आंदोलन हुआ। इसके परिणाम स्वरूप
प्रोटेस्टेंट चर्च स्थापित हुई, ये हम आगे धर्म सुधार आंदोलन में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं। प्रोटेस्टेंट चर्च स्थापित हुआ, मार्टिन लूथर वगैरह सब यहाँ आएंगे, प्रेस्बिटेरियन सारे यहाँ पे आएंगे, और पुनर्जागरण हुए। पुनर्जागरण हुआ, ठीक है। पुनर्जागरण टोटल इतिहास में 3 बताए जाते हैं, और ये कुल 3 हुए थे। ये कुल 3 हुए थे, ठीक है। कौन कौन से हुए थे देखना। पहला हुआ था कैरोलिंजियन पुनर्जागरण। कैरोलिंजियन पुनर्जागरण, ये 8वीं व 9वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। कहां पे हुआ था? पूर्वी रोमन साम्राज्य, आप उसको बेंजेंटाइन साम्राज्य कह सकते हो, ठीक है। पूर्वी रोमन साम्राज्य में हुआ, ठीक है। और दूसरा हुआ ओटोनियन पुनर्जागरण। कौन सा? ओटोनियन पुनर्जागरण। ओटोनियन पुनर्जागरण ये होता है आपके 10वीं व 11वीं शताब्दी में, ठीक है। और ये भी आपके बेंजेंटाइन में हुआ था, लेकिन ये बेंजेंटाइन के दक्षिणी और पश्चिमी भाग में हुआ था। साम्राज्य, ठीक है। फर्क ये था कि ये दोनों क्षेत्र विशेष में हुए थे और केवल कला में हुए थे। तीसरा जो पुनर्जागरण हुआ ये सबसे महत्वपूर्ण था, जैसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण कहते हैं। सांस्कृतिक पुनर्जागरण या पुनरुत्थान, ये कहलाता रेनेसां, जिसको आगे हम पढ़ने वाले हैं 14वीं से 16वीं शताब्दी, और इसने इटली से लेकर पूरे यूरोप को प्रभावित किया। संपूर्ण यूरोप, और संस्कृति के सभी आयामों को प्रभावित किया। संस्कृति के सभी आयामों को प्रभावित किया। जबकि इसमें जो है ना, आगे जो आपके ये पॉइंट जो है ना, यहाँ पे ये दोनों एक क्षेत्र विशेष तक सीमित थे और केवल कला में थे। जबकि सांस्कृतिक पुनरुत्थान जो था, जैसे हम आगे पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर के रूप में, वो बेसिकली आपके पूरे पहले दक्षिणी यूरोप से शुरू हुआ, इटली से, बाद में पूरे यूरोप को कवर किया, और संस्कृति के सभी आयाम जिसमें समाज, कला, साहित्य सबको प्रभावित किया था, ठीक है। ये आधुनिक काल की विशेषताएं थी। अब इसमें पुनर्जागरण, धर्म सुधार, भौगोलिक खोजें, वाणिज्यवाद, ये आपके नेशन स्टेट है ना, ये सारी स्थितियां इसमें आ जाती है। तो अब हम आगे बात को यहीं ख़त्म करेंगे, और आज का हमारा चैप्टर जो है वो पहला पूरा हो चुका है, और अब हम कल है वो पुनर्जागरण से टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसको बहुत तरीके से समझना और अच्छे से लिखना, जल्दबाजी मत करना, ये टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।